हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें हमने 5 पार्ट्स किए थे और फिफ्थ पार्ट मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, शायद आपने कर लिया होगा। वो एफ जो था वो फंक्शन वो 1 1 था और ऑन टू नहीं था, है ना। इंजेक्टिविटी तो था, वो सब्जेक्टिविटी उसमें होल्ड नहीं हो रही थी। ठीक है, ये तो फिफ्थ पार्ट वो बता दिया। लेकिन अब आने वाले जो 3 क्वेश्चंस हैं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, लगभग सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन फंक्शंस सभी अलग अलग हैं। ठीक है, और ये तीनों फंक्शंस जो है हमने 11th क्लास में भी पढ़े हैं। ठीक है, और कौन कौन से फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। ठीक है, याद आया आपको कुछ? 11th क्लास में इनके ग्राफ के हिसाब से हमने इनको पढ़ा था, डेफिनेशन के हिसाब से। तो आज हम इनकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करते हैं। हमारा टॉपिक यही है, इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन के हिसाब से भी बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करना चाहता हूँ कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता था? ठीक है, जिसको हम इससे डिनोट करते थे ऐसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, मतलब ये जो इसके अंदर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में इसको डिनोट करते थे, मतलब या तो ये इसकी वैल्यू जो है या तो x के बराबर होगी, या x से लेफ्ट में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ठीक है, इसके लेफ्ट में। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं नंबर लाइन पे आपको शो करता हूँ। जैसे ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, -1, -2, -3। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये रियल नंबर्स लाइन होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँ 5.2। ठीक है, तो अब ये देखिए रियल नंबर तो है, इसकी डोमेन जो होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वो क्या होती है? रियल नंबर। बट इसकी जो रेंज होती है, जो आउटपुट आती है, वो एक इंटीजर होता है। ठीक है, क्या होता है? एक आउटपुट जो है वो क्या रहेगी? एक इंटीजर ही रहेगी। और वो इंटीजर कौन सा रहेगा? इस नंबर से छोटा या ये वाला। ठीक है, अगर ये इंटीजर हुआ तब तो ये एज इट इज ही आ जाता। अगर मैं इसको 5 लिखता तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती? 5 ही आ जाती, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो 5 है, अब मान लो 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 देख रहे हैं, तो 5 से लेफ्ट में और 5 क्या इंटीजर तो नहीं है, पहले ये चेक करना है। तो पहले जो हमने इनपुट दिया है, अगर वो इंटीजर है तो आउटपुट वही का वही इंटीजर आ जाएगा। अगर इंटीजर है तो, इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अगर ये -5 होता तो ये भी -5 हो जाता। ठीक है, लेकिन सपोज ये यहाँ पे 3.2 है। ठीक है, क्या है? 3.2 है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी? देखिए 3.2 से लेफ्ट में, तो 3.2 कहाँ आया बेटा? यहाँ आएगा कहीं 3.2, 3 से राइट में आएगा ना 3.2। तो 3.2 से लेफ्ट में इंटीजर कौन है? इंटीजर कौन है? 3 है ना, यानी कंप्लीट नंबर, पॉइंटों में नहीं, इससे लेफ्ट में जो कंप्लीट नंबर होता है वो क्या है? 3 है। ठीक है, 3.2 तो इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये 3.2 तो आ नहीं सकता। लेकिन 3.2 से लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? वो 3 है तो लेफ्ट में बहुत सारे इंटीजर हैं, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, ये भी है। लेकिन जस्ट लेफ्ट में बताने का मतलब है कि ग्रेटेस्ट कौन है। इस लेफ्ट में तो सारे हैं, लेकिन उन सब में से ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वही उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा बेटा? 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से 7.9 का क्या हुआ बेटा? 7 हो जाएगा ना भाई। 7.9, 7 से आगे तो पॉइंट में जा रहा है, लेकिन उससे पहले इंटीजर कौन है? 8 नहीं होगा। ठीक है, राइट साइड वाला नहीं होगा, जस्ट लेफ्ट वाला आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे अंदर वैल्यू है उसके जस्ट लेफ्ट में नंबर लाइन पे देखो कि कौन सा इंटीजर है, वही आपका आंसर होगा।
इसी तरह से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.2 हुआ, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एक दूसरे में भी और खुद भी कंफ्यूज होते हैं। -3.2, अब देखिए -3.2 पहले प्लॉट करिए कहाँ आएगा। -3.2 यहाँ आएगा, आएगा या नहीं आएगा भाई? -3.2 यहाँ आएगा, -3 से इधर की तरफ आएगा, -4 की तरफ, ठीक है। अब -3.2 का अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? कोई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये देखते हैं 3.2 है तो 3 ले लें, 7.9 है तो ये 7 ले लें, अब 3.2 यहाँ पे भी है तो 3 ले लें। नहीं, गलती नहीं करना है बेटा, नेगेटिव है। आप चेक करिए, ठीक है, आप चेक करिए कि इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जस्ट इसके लेफ्ट में क्या है। अभी यहाँ तो पहुंचा ही नहीं है, अभी 3 पे -3 पे तो आया ही नहीं है। यहाँ तक इस ये या इससे छोटा, देखिए यही डेफिनेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब या तो ये नंबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ नहीं जा सकता, ये तो बड़े हो गए ना, राइट साइड में तो बड़ा नंबर होगा, तो -3 तो आ ही नहीं सकता। तो इससे लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है बेटा? -4 है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि -4 है। अगर नेगेटिव नंबर है तो उससे एक आगे का ले लेना, या नहीं समझ में आए तो नंबर लाइन प्लॉट कर लो, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। इसी तरह से देखिए एक और हम करते हैं, -0.7, बताइए बेटा जल्दी से। -0.7 होगा कहाँ, पहले ये देखिए, -0.7 कहीं यहाँ होगा, है ना, यहाँ, ठीक है, -0.7, ठीक है, 0 से लेफ्ट में होगा -0.7, यानी -1 से राइट में ही होगा। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक इसके राइट में तो हम जा नहीं सकते, यानी 0 तो इसकी आउटपुट होगी नहीं, तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? -1 है, तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। क्लियर? तो ये तो बात थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन की, आपको समझ में आना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था। अब हम बात करेंगे कि ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये 1 और ऑन टू दोनों ही नहीं होता, दोनों ही नहीं होता, ठीक है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, दोनों ही नहीं होते, नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ऐसे ही रहते हैं। लेकिन क्यों नहीं होते ये आपको फील करना पड़ेगा। अब देखिए आपके पास जो है वो R to R है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम R to R, यानी रियल नंबर्स, पूरे रियल नंबर्स आ जाएंगे, रैशनल इरेशनल जो भी है वो है, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास इस तरह से आता है, ठीक है। अब 1 के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन देखो, 1 के लिए ये होना चाहिए हर एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है, हम यहीं पे अभी चेक कर लेते हैं। 3.2 का हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देखा था? 3 देखा था। और 3.3 का क्या होगा बेटा? 3.4 का क्या होगा? क्या होगा सोचो। 3.2, 3.3, 3.4 सबका क्या होगा? 3 तो होगा लेफ्ट में, यही होगा ना। देखिए ये तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रियल नंबर पे तो 3.2 भी है, 3.3 भी है, 3.4 भी है, ठीक है। और यहाँ पे सबकी इमेज क्या है? कॉमन। ये कौन सा बन गया? मैनी वन, ना कि 1 समझे या नहीं? यानी 3 जो है इन सबकी कॉमन इमेज है, और भी होते हैं। 3.9 होता तो भी ये 3 होता, ठीक है। 3.6 होगा, 3.7 होगा, और 3.001 होता तो भी क्या होती? 3 होती। तो ये तो मैनी वन हो गया। क्या हो गया? मैनी वन। ये 1 तो हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना बेटा, काउंटर एग्जाम्पल ही तो देना होता है। जब नहीं आपने फील कर लिया ना कि ये 1 तो है नहीं, तो आपको क्या बताना है? कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे बताओ जिनकी कॉमन इमेज दिखा दो, ठीक है। तो ये 1 तो नहीं होगा, ठीक है। अब तो 1 दिखाने के लिए आप क्या लिखते थे? क्या लिखते थे? देखिए पहले तो आप फंक्शन लिख देंगे, f इज मैपिंग फ्रॉम R to R, ठीक है। और आपके पास f of x क्या है? यहाँ पे f of x क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है। और x क्या है ये आप डेफिनेशन में लिख देंगे जो मैंने अभी आपको लिखी थी,
ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या लिख देंगे, फॉर 1 1, ठीक है, फॉर 1 1। पहले हम 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे बेटा, ठीक है, हमने ये देखा कि लेट या ऐसे देखेंगे कि एफ ऑफ 3.2 जो है, ठीक है, या इट इज क्लियर दैट, ठीक है, एफ ऑफ 3.2 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.2 क्या रहेगा, 3 रहेगा। एंड एफ ऑफ 3.3 ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.3 क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। बट 3.2 डज नॉट इक्वल टू 3.3, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं थे, लेकिन फंक्शन की वैल्यू यानी आउटपुट तो सेम आई, लेकिन दो इनपुट जो है वो डिफरेंट है। तो दो डिफरेंट वैल्यू पे आउटपुट अगर सेम आ गई तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। या ये भी लिख सकते हैं कि 3 इज कॉमन इमेज ऑफ 3.2 and 3.3, therefore f is not 1 1, ठीक है। ये तो हो गया 1 1 का किस्सा। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं, ऑन टू, ठीक है, फॉर ऑन टू लिख देते हैं। अब ऑन टू में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, देखिए ये रियल टू रियल बात चल रही है, ठीक है, रियल टू रियल। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज जो है वो इंटीजर ही होगा, ठीक है, मतलब आउटपुट तो हमेशा क्या आएगी, कोई इंटीजर ही आएगा ना भाई, पॉइंट में तो निकलेगा नहीं आउटपुट। भाई किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप 7.9 डालेंगे तो कोई ऐसा 7.9 पॉइंट में तो नहीं आएगा ना, पॉइंट में तो आ ही नहीं सकता, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, सिर्फ क्या आएगा, एक इंटीजर ही होता है, ठीक है। इट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स, मैंने आउटपुट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी इंटीजर आएगा, ठीक है। तो इंटीजर के अलावा रियल नंबर में तो बहुत सारे हैं, तो आप एक कोई भी काउंटर एग्जांपल दिखा सकते हैं कि भैया 2.3 ऐसे एक नाम दे दो कोई, तो 2.3 किसी की इमेज हो ही नहीं सकती यहाँ से। भाई ऐसा आप कोई नंबर बता दो कि जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट 2.3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास इधर 2.3 होता तो इधर 2 आता। यहाँ पे हमेशा जो रेंज होती है वो क्या होती है, इंटीजर होती है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, फॉर क्या 2.3 कल भी लिया था ना, बिलोंग्स टू आर क्या कोडोमेन में से हमने एक एलिमेंट कोई सी भी उठा लिया, लेकिन उसके लिए कोई भी प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। भैया ऑन टू बताने के लिए हमें यही तो करना पड़ेगा ना कि इसका कोई भी एक एलिमेंट ऐसा दिखा दो जो कि इमेज ना हो, ठीक है, यानी इस सेट के अंदर तो हो लेकिन वो किसी की इमेज ना हो। तो 2.3 7.9 फिर डेसिमल में कोई भी नंबर आप ये ऐसा दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ डेसिमल में जो है वो आउटपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कभी आ ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। इनपुट में आप डाल लो, इनपुट में आप पॉइंट में डाल लो, डेसिमल में डाल लो, लेकिन आउटपुट जो आएगी फंक्शन की रेंज जो आएगी वो हमेशा इंटीजर रहेगी, ठीक है। तो हमने 2.3 ऐसा ले लिया कोडोमेन में से, तो इधर लिख देंगे फॉर दिस कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्री इमेज इन आर यानी डोमेन, ठीक है, अंडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इतना दिखा दो बस, काफ़ी है इतना, ठीक है। बिकॉज ये भी लिख सकते हैं कि जो रेंज होती है, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज क्या, इंटीजर, क्या होती है, इंटीजर। तो देयरफॉर एफ इज व्हाट, एफ इज नॉट ऑन टू, बोलो क्लियर हुई बात।
तो इसीलिए लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर f इज नाइदर 1 नॉर ऑन 2। यही अपने को शो करना था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना तो 1 है और ना ही ऑन 2 है। क्लियर। अब इसी तरह से देखिए, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। अब बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब यही सारा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन सिर्फ बदलेगा क्या, क्वेश्चन क्या बदलेगा, आपके पास क्या हो जाएगा, अब एफ ऑफ एक्स जो आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, मॉडुलस फंक्शन आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। और यू नो वेरी वेल कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, उसकी 3 वैल्यू होती है। ठीक है, या तो x इसके बराबर ही होगी, या क्या हो सकती है -x। -x कब, जब x जो है या तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो यही आ जाती है, और जब x लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो तो उसका नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना, ये पढ़ी थी, ये इसके सॉल्यूशन में, यानी क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन काम यही करना है क्वेश्चन में, यही तो है, प्रूव दैट मॉडुलस फंक्शन जो है वो नाइदर 1 नॉर ऑन 2 आपको प्रूव करना है, ना तो ये 1 है और ना ही ऑन 2 है। तो इसको भी आपको चेक करना है, तो क्या कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो है, ये फंक्शन जो है वो मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो क्या होता है बेटा, x और -x होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर से देखते हैं, यही चीज़ें कहानियाँ यही लिखेंगे, और क्या लिखेंगे हम। ठीक है, फॉर 1 क्या करते हैं, देखिए मॉडुलस फंक्शन समझ में आ रही है ना। मॉडुलस फंक्शन में अगर हम मोड 5 लिखते हैं तो 5 आता है, मोड -5 लिखते हैं तो माइनस ऑफ -5 आएगा, माइनस ऑफ -5 आएगा, मतलब प्लस का 5 आ जाता है। ऐसे ही हम लिखते हैं, और मॉडुलस 0 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो अंदर वैल्यू है, जो अंदर वैल्यू ये ही वैल्यू कब आती है, जब या तो ये वैल्यू अंदर की 0 हो, तो या तो वो आ सकती है आउटपुट, या पॉजिटिव हो, या पॉजिटिव हो, जैसे ये 5 पॉजिटिव है तो ही ये सेम आउटपुट में आ जाएगा। अगर मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू या 0 हो तो वही का वही आउटपुट आ जाता है। ठीक है, जैसे 5 अंदर था तो 5 बाहर है, 0 अंदर था तो 0 बाहर है। लेकिन इसने बोला अगर x 0 से छोटा है, मतलब ये अंदर वाली जो वैल्यू है अगर ये 0 से छोटी यानी नेगेटिव हो, जैसे नेगेटिव हो, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा इस अंदर वाली वैल्यू का नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ x है तो यहाँ -x है, तो इसका नेगेटिव होगा। तो ये ऑलरेडी क्या है, -5 है, तो -5 का नेगेटिव क्या होगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें आउटपुट में आपके पास नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी। कैसी आएगी, नॉन नेगेटिव, ये हम जानते हैं। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है। ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, कभी नेगेटिव में मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट आता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो भी वी शेप का था, याद है आपको, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो मॉडुलस फंक्शन में कभी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है, आउटपुट पॉजिटिव ही रहती है, ऊपर ही रहती है। ठीक है, 0 तक आती है, लेकिन लेफ्ट में साइड में आएगा तो इधर से आएगी, कम कम होती जाएगी, फिर 0 से बढ़ती जाएगी। तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ था। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए 1 इसको देखना है तो 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, यही चीज़ हम दिखा देंगे। अभी हमने बात की कि अगर आप r यहाँ है और यहाँ पे भी r है, यहाँ पे आप अगर -1 ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं तो दोनों की आउटपुट जो है वो 1 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन जो है, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, तो इधर लिख देंगे हम, इट इज क्लियर दैट क्या, मॉडुलस फंक्शन -1 में है वो भी क्या हो जाता है ना, पहले ऐसे लिख देंगे f ऑफ -1, यानी मॉडुलस फंक्शन में -1 करेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही हो जाती है। -1 का नेगेटिव क्या होगा, 1,
और एफ ऑफ अगर 1 लेंगे तो मॉडुलस फंक्शन 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। बट ये दोनों बराबर नहीं थी इनपुट, -1 डज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, f इज नॉट 1 1। क्यों? क्योंकि देखिए मैनी 1 बन गया फिर से। आप ग्राफ ही देख लो बेटा, फील कर लो, -1 का भी मॉडुलस फंक्शन आउटपुट देगा 1 और 1 का भी देगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब मैनी 1 हुआ, 1 1 तो नहीं हुआ ना ये, ठीक है। तो आपको यही तो दिखाना है कि दो इनपुट की सेम आउटपुट हो जाए तो ये क्या है, नॉट 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लिख देंगे 1 इज द कॉमन इमेज फॉर, देयरफॉर 1 is common image of -1 and 1, therefore f is not 1 1। वो बात समझ में आ रही है, इसलिए f 1 1 नहीं है, ठीक है। और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, -2 2 दे सकते थे, -3 3 दे सकते थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे देख सकते थे, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऑन टू का बता रहा हूँ, ऑन टू में ये है या नहीं है। तो सेम यही रहेगा। देखिए ऑन टू में आप अगर ये देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो आउटपुट आती है वो सिर्फ पॉजिटिव आती है। ये सिर्फ क्या होते हैं, इसकी जो रेंज है आउट मॉडुलस फंक्शन की वो क्या होगी, पॉजिटिव। बट रियल नंबर के अंदर तो यहाँ नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। जैसे -2 है यहाँ पे, तो -2 किसी की आउटपुट नहीं रहेगी। कोई भी मॉडुलस फंक्शन के अंदर, कोई भी मॉडुलस के अंदर फंक्शन कुछ भी डालो आप, लेकिन -2 नहीं आने वाला, समझे। क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि आउटपुट हमेशा मॉडुलस फंक्शन की जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है या 0 होती है, लेकिन नॉन नेगेटिव होती है, मतलब नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रियल नंबर, आपको 1 2 दिखाना ना, तो रियल नंबर में तो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव वाले तो चलो इसकी और किसी की आउटपुट होगी, लेकिन जो नेगेटिव वाले यहाँ रहेंगे वो किसी की भी इमेज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव नंबर हैं जो बचेंगे, जो कि इसकी रेंज में नहीं आएंगे। तो ऑन टू में यही दिखाना होता है। ऑन टू तब होता है जब सारा का सारा कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसी की इमेज हो, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर जो है वो बच जाएंगे, वो किसी की इमेज नहीं होंगे। तो इसीलिए ये ऑन टू नहीं होगा। तो आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे आप दिखा दीजिए फॉर -2 दिखा दिया, सपोज आपने फॉर -2, यहाँ पे -2 लिख दिया। फॉर -2 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, कोडोमेन में से है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्री इमेज इन आर, इसमें डोमेन में कोई भी ऐसी नहीं होगी अंडर एफ, और यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। और रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, बिकॉज ये लिख सकते हैं, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ऑलवेज क्या लिखेंगे, नॉन नेगेटिव, ये हो जाएगी। सो एफ इज नॉट ऑन टू। तो ये भी नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कर लिया, मॉडुलस फंक्शन भी कर लिया। अब तीसरा बचता है सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन में क्या था बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो था आपके पास, थर्ड मैंने ये करवा दिया, थर्ड ये क्वेश्चन था, फोर्थ ये, फिफ्थ ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में फिफ्थ क्वेश्चन ये होगा। यानी सिग्नम फंक्शन याद है कुछ, सिग्नम फंक्शन क्या होता था, सिग्नम फंक्शन में आउटपुट 3 ही होती थी, 1 0 और -1, यही होती थी। जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यूज पे, पॉजिटिव इनपुट पे आउटपुट 1 होती थी, ठीक है। सबके लिए रेंज जो है वो 1 ही रहती थी। और जब x इक्वल टू 0 हो तो 0 ही रहता है, लेकिन x अगर नेगेटिव हो तो -1 हो जाता है, ठीक है। यानी इसका जो ग्राफ होता था कुछ इस तरह से होता था, ऐसे, ठीक है। यानी यहाँ पे ऐसे होता था, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे होता था। यानी सभी के लिए ये 1 रह जाती थी वैल्यू, और इधर -1 और 0, 0 पे तो 0 जाएगी, और 0 के बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सबके लिए ये जो कांस्टेंट रहता था यानी 1 रहता था, और नेगेटिव इनपुट के लिए ये -1 रहता था। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ था।
ठीक है। तो अब आप देखेंगे बेटा ये 1 1 है या नहीं है, ये ऑलरेडी आपको पता चल चुका है अभी तक, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 सब के लिए क्या है, आउटपुट तो क्या है 1 ही तो है, कांस्टेंट तो है फंक्शन, ये 1 हो गया, कांस्टेंट हो गया फंक्शन, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसका ग्राफ आ गया। तो इसका मतलब 1 पे भी 1 ही वैल्यू आएगी, 2 पे भी 1 ही वैल्यू, 3 पे भी 1 वैल्यू, 3.2 पे भी 1 ही वैल्यू आएगी। जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे उन सब के लिए आउटपुट जो होगी वो सेम होगी, समझे या नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब ठीक है, जब हम 1 1 इसको लिखेंगे, इसमें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिखा था अभी तक, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ 1 0 -1, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन हुआ करती थी। ठीक है, और R टू R ही चल रहा है, यानी ये R है और ये भी R है। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन। अब हम 1 1 करेंगे तो 1 1 पे आप क्लियर कर लेंगे भैया, इसमें 1 की सिर्फ बहुतों की इमेज जो है वो 1 ही रहेगी। आप देखेंगे भैया 1 2 3 4 5 इन सब की जो इमेज रहेगी वो क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। क्यों रहेगी? जितने भी पॉजिटिव होंगे, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उन सब की आउटपुट 1, ये देख लो 1, जितने भी x से बड़े 0 से बड़े होंगे उन सब के लिए आउटपुट 1। ठीक है, जितने भी नेगेटिव होंगे -1 -2 -3 -4 -5 उन सब के लिए जो आउटपुट रहेगी वो क्या रहेगी, -1 रहेगी। ठीक है, और 0 के लिए 0। ठीक है, तो आप ये देखेंगे ये मैनी 1 है। ठीक है, बहुत सारे यानी सब रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए तो एक ही कॉमन इमेज है। ठीक है, और 0 के लिए 0 है, और -1 जो इमेज है वो सारे नेगेटिव नंबर्स की, सारे नेगेटिव रियल नंबर्स की इमेज है। तो ये तो मैनी 1 हो गया ना, 1 1 तो होगा ही नहीं। तो इसलिए काउंटर एग्जाम्पल लेने में फायदा है, हम वही लिख देंगे इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट क्या, यानी f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या 1 ही रहेगा, और f ऑफ 2 रहेगा तो भी 1 ही रहेगा। 1 की भी और 2 की भी इमेज क्या है, 1 ही है। तो इसीलिए व्हाट 1 डज नॉट इक्वल टू 2, मतलब इनपुट अलग 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 है, मतलब इक्वल नहीं है, लेकिन आउटपुट दोनों की सेम है। तो इसीलिए ठीक है, 1 इज कॉमन इमेज फॉर all positive elements of R यानी डोमेन में। ठीक है, डोमेन के सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स के लिए क्या है, कॉमन इमेज है 1। तो इसीलिए f इज नॉट ऑन 2, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ठीक है, ये तो हो गया 1 1 का, मतलब 1 1 नहीं होगा ये। अब ऑन 2 का और चेक कर लेते हैं भैया। ऑन 2 तो वैसे ही आपको पता चल रहा है यार, है ना, इस R में सिर्फ 3 ही नंबर थोड़ना है। इस रियल नंबर में सिर्फ क्या 3 ही होते हैं क्या, ये नंबर बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब आप देखेंगे कि बाकी तो सारे के सारे रेंज में आएंगे ही नहीं, सिर्फ रेंज में कौन से हैं, यही 3 एलिमेंट्स हैं, 3 ही नंबर है 1 0 -1, यही 3 जो है इसकी रेंज में आएंगे। बाकी सारे एलिमेंट जो है को डोमेन के वो छूट जाएंगे, यानी डोमेन रेंज में आएंगे ही नहीं। तो इसलिए उनमें से कोई सा भी आप उठा लो और यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल पे लगा लो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा -2 लिख दिया सपोज, तो क्या -2 किसी की इमेज होगी? नहीं होगी, क्योंकि इमेजेस तो सिर्फ यही 3 हो सकती है, इसके अलावा कोई और होंगी नहीं। लेकिन -2 R में तो बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यही चीज देखिए, -2 जो है वो R से बिलोंग तो करेगा, कोडोमेन में तो आ रहा है। ठीक है, बट उसके लिए कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं रहेगी, मतलब इसके लिए कोई प्री इमेज यहाँ नहीं होगी, क्योंकि ये किसी की इमेज है ही नहीं। अंडर दिस फंक्शन, कौन सा फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, अंडर
गिवन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसीलिए रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स जो रहेगी, ठीक है, वो क्या रहती है, ऑलवेज ऑलवेज 0 1 एंड -1, ठीक है। ये भी आप दिखा सकते हैं कि रेंज जो इस फंक्शन की रहती है 0 1 और -1 है, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, तो इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। बिल्कुल देखिए लगभग तीनों क्वेश्चन सेम और तीनों के जवाब भी लगभग लगभग सेम थे, क्योंकि ना तो तीनों 1 1 है और ना तीनों ऑन टू है, कोई सा भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन, ठीक है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपके पास शायद 6th और है, जिसको आप होमवर्क में कर सकते हैं, मैं आपको हिंट उसका बता देता हूँ। लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो। हाँ, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए ए, मैं आपको बता ही देता हूँ, इस वीडियो में ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 छोटा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी ये तीनों के बारे में तो आप समझ चुके होंगे, ये पुराना काम था। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि लेट ए जो है आपके पास वो क्या है 1 2 3 है बेटा, ठीक है, और बी जो है वो 4 5 6 7, ठीक है, ऐसा है। एंड लेट एफ जो है फंक्शन जो दे रखा है वो 1 4 2 5, ठीक है, 3 6, ये गिवन है, ठीक है। बी ए फंक्शन, ठीक है, ये क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, और आपको क्या करना है, शो दैट एफ इज 1 1, आपको सिर्फ ये क्या करना है, एफ इज 1 1 शो करना बेटा, 1 1 मतलब ये 1 1 है ये फंक्शन, ठीक है। अब आप देखिए यार, ए से बी पे है, यानी ए सेट और ये बी सेट, तो ए में क्या है 1 2 3 है, 1 2 3 है, और इसमें 4 5 6 7, 4 5 6 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन में दे ही रखा है रोस्टर फॉर्म में, देखिए 1 की इमेज क्या है 4 है, 1 की इमेज क्या है 4, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज 6 है, ठीक है। तब आपको बताना है कि ये फंक्शन जो है ये 1 1 है या नहीं है। अरे भाई क्लियरली तो दिख रहा है 1 1 है, एक ही तो इमेज है, एक ही इमेज है, ठीक है। तो ये तो एरो डायग्राम से ही पता चल रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर में क्वेश्चन में एरो डायग्राम जरूर बनाया करो, जिससे आपको बहुत आसानी होती है चीज़ों को समझने की, ठीक है। क्योंकि ऐसा ग्राफ जो होता है, देखिए ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी दो इमेज, मतलब एक कॉमन इमेज हो, दो एलिमेंट की कॉमन इमेज, मैनी वन तो नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। 7 छूट गया है ना, वो अलग चीज है कि ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। मतलब अगर ये 7 भी किसी की रेंज में आ जाता तो ये पूरा का पूरा कोडोमेन रेंज में हो जाता। अब रेंज तो इसकी क्या है 4 5 6, ठीक है, और कोडोमेन है 4 5 6 7, तो इसलिए 7 जो एलिमेंट है वो यहाँ से छूट गया, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। लेकिन ऑन टू के बारे में तो पूछा ही नहीं है इसने तो पूछा है सिर्फ 1 1, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 1 1 के लिए आपको सोल्यूशन में सिर्फ क्या लिखना है, या प्रूफ में सिर्फ क्या लिखना है, आपको तो सिर्फ ये लिखना है ना, इट इज क्लियर दैट, क्या लिखना है, इट इज क्लियर दैट क्या, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के ऑल एलिमेंट्स have distinct images in B, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के सारे एलिमेंट की क्या है, डिस्टिंक्ट इमेजेस है इन बी, देयरफॉर एफ इज क्या 1 1, ठीक है। ये भी तो दिखा सकते हैं भाई, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 है, और एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 है,
ठीक है। तो 1 पे 4 है, 2 पे 5 है, 3 पे 6 है, तो सबकी क्या है, डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, अलग अलग इमेजेस हैं, इसीलिए ये 1 1 होगा। ये फंक्शन क्या होगा बेटा, 1 1 होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने आपको इसके साथ ही बता दिया, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। ठीक है। अब मैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स जो है वो एक साथ ही करवा दूंगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है। तो यू कैन ट्राई मोर। ठीक है। आप अब समझ तो चुके होंगे कि 1 1 और ऑन 2 क्या होते हैं और क्या अपने को दिखाना होता है। तो यू कैन ट्राई योर सेल्फ। ठीक है। जितना आप खुद भी करेंगे उतना बेटर होगा। ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम्स होगी वहाँ आप शेयर करिए अपने प्रॉब्लम्स, मैं आपको उसके सोल्यूशन बताऊंगा कैसे करना है, समझ में आना चाहिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।